किन लोगों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जब हम लर्निंग थेरीज की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कार्ल रॉजर ने जो थ्योरी दी वो थी थ्योरी ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी जिसमें जो हैं स्टूडेंट्स हैं, हमारे पीयर्स हैं, इवन टीचर्स भी कहीं ना कहीं लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई लर्निंग के अंदर ये बातें शामिल हो जाती हैं, तो हम कह देते हैं कि उसके बाद, अच्छा उसके बाद जो थॉरन डाइक की थी थ्योरी, लर्निंग की थ्योरी की हम बात कर रहे हैं ना सिर्फ अभी, तो थॉरन डाइक ने कहा कि जो लर्निंग होती है वो ट्रायल एंड एरर की बात करता है वो। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ऐसा किया कि एक कमरे में एक केले का गुच्छा, बनाना का गुच्छा जो है वो छत से लटका दिया और वहां पे एक बंदर को उस कमरे में छोड़ दिया जहां पे सिर्फ एक मेज और एक कुर्सी शामिल थी। तब ऐसा है कि उस मेज और कुर्सी की उस बंदर ने बार बार उछल के कभी चीजों को पकड़ने की कोशिश की, कभी वैसे ही उसने देखा कि कभी उसने देखा कि मैं किस तरह से करूं, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक जानदार है, उसे भी भूख लगी, उसे भूखा प्यासा छोड़ा गया था उस कमरे में। उसने जब देखा कि बंदर जो है वो बार बार उस चीज को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उसकी लर्निंग है ना, उसका एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो रही है, ट्रायल एंड एरर की हम बात कर रहे हैं। तो उसने किस तरह ट्राई किया, उसने पहले तो चलता रहा। कुछ देर के बाद जब उसने देखा कि ये मेरे लिए बेसुध है, उसने क्या किया, उछलना कूदना बंद किया, वो टेबल पर चढ़ा, पहले कुर्सी पे खड़ा हुआ, फिर टेबल पे चढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता से वो अपने फंक्शन को पहुंच गया, यानी उसने उस केले के गुच्छे को उतार लिया। यानी पहले वो उछलता रहा, इट मीन्स के वो ट्राई तो करता रहा, लेकिन साथ में एरर क्या था कि उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा उस चीज तक। फिर जब उसने उस चीज को हासिल कर लिया, इट मीन्स कि उसकी लर्निंग हुई, कि उसने पहले ट्राई किया उस चीज को, फेलियर जो है उसको बार बार उस चीज का सामना करना पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से वो उसका यूज टू हो गया, उसने उस एरर के बाद उस चीज को हासिल कर लिया, यानी उसके रिजल्ट्स हमें मिल गए। फिर हम लोग देखते हैं कि जब कॉरल रॉजर की जो थ्योरी है उसमें वो क्या कहते, अच्छा कॉरल रॉजर की हो गई, इवान पॉलो की। जब हम इवान पॉलो की थ्योरी देखते हैं तो उसमें उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि डॉग का जो स्लाइवा होता है, लाइक डॉग जो है, उन्होंने क्या किया कि एक डॉग को एक केज में बंद कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया कि उस डॉग के साथ उसने एक्सपेरिमेंट किया कि उसे भूखा प्यासा रखा गया पहले, और हर रोज एक ही टाइम पर उसको उन्होंने खाना प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। फिर ऐसा था कि जब उस डॉग ने देखा कि उसे इस टाइम पे खाना मिल रहा है, बेल रिंग होती है, उसे खाना मिल जाता है। फिर उसने देखा, जब उन्होंने इवान पालो ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता से जब बेल रिंग होती है वहां से कुत्ते के मुंह से स्लाइवा निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम आम जुबान में थूक कहते हैं, वो लॉबेदहन कहते हैं, या जिस तरह उसके मुंह से वो स्लाइवा निकलना शुरू हो जाता है, बहना शुरू हो जाता है, ये जो स्टिमुलस मिल रहा है ना उसको, नेचुरल स्टिमुलस जिसे हम कहते हैं, उसकी लर्निंग है, उसकी लर्निंग अडॉप्ट हो गई हुई है कि जब उसकी बेल रिंग होगी तो वो जो है वो हर एक को फौरन से उसे जो है वो खुराक मिल जाएगी, ठीक है। जब उसने ये बातें कही कि हाँ भाई उसे खुराक मिल जाएगी आहिस्ता आहिस्ता से, तो उसने क्या किया, हाँ उसने क्या किया कि एक दिन उसने बेल तो रिंग कर दी, लेकिन बाद में उसने उस बेल को रिंग करने के बाद खाना प्रोवाइड नहीं किया। उसने देखा कि उस कुत्ते के मुंह से तब भी सलाइवा निकल रहा था, क्योंकि वो एक स्टिमुलस था ना उसके लिए। तो इसके लिए उसने कहा कि स्टिमुलस चाहे आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, हम लोग जो है लर्न जब एक चीज़ को कर लेते हैं, ये जैसे हम लोग आम जुबान में कहते हैं कि जब हमें खाना मिलता है तो हमारे वो शुरू हो जाती है, हमें होता है कि हाँ भाई अब मुझे भूख लगी, हमें खाना दे के तुरंत से भूख लग जाती है। वैसे ही उन्होंने कहा कि जब डॉग का सलाइवा जो निकलना है वो उसका नेचुरल स्टिमुलस है, नेचुरल स्टिमुलस उसका बेल रिंग हो गया, और जो उसके मुंह से सलाइवा निकलना है वो इसका नेचुरल रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जेबी वॉटसन की भी एक थ्योरी थी जिसमें उन्होंने चूहे वाला एक्सपेरिमेंट किया। आप लोगों ने ये सारी चीजें देखी होंगी या पढ़ी होंगी पहले से, ठीक है, थोड़ा सा गो थ्रू कर लिया इन थ्योरीज को कि किस तरह से जो है कार्ल रॉजर ने अपनी थ्योरी में डिफाइन की चीजें, कि थ्योरी ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। थॉरन डाइक जो है उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा कि ये ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है, ठीक है, यानी जिसमें इंसान जो है वो बार बार सीखता है, फिर गिरता है, उठता है, संभलता है, फिर से वो लर्न कर जाता है कि हाँ मैंने ये काम करना है और ये नहीं करना।
ठीक है। उसके बाद इवान पालो का डॉग के सलाइवा वाली थ्योरी हो गई हमारी, कि जब उसको नेचुरल स्टिमुलस उसका मिला, यानी बेल रिंग हुई, उसने फौरन से उस चीज को अडॉप्ट किया कि उसे अब खाना मिलेगा, उसका सलाइवा निकला, ये हो गया उसका नेचुरल रिस्पॉन्स हो गया। फिर उसने उस चीज को इसी तरह से कंटिन्यू किया कि उसने देखा कि आया कि इस चीज को वो कंटिन्यू रखता है या नहीं। उसने एक दिन उसे बेल रिंग नहीं की, बेल रिंग की सॉरी, लेकिन खाना प्रोवाइड नहीं किया, यानी उसने नेचुरल स्टिमुलस तो दिया, लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या आया, सॉरी, जो उसका था स्टिमुलस वो अनकंडीशन था, यानी उसको दिया गया, लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या था, वो तब भी सेम रहा। यानी इट मीन्स कि हमारा जो है स्टिमुलस वो नेचुरल हो या कंडीशनल हो, रिस्पॉन्स उसका सेम होगा, क्योंकि उसकी लर्निंग अडॉप्ट हो चुकी हुई है। ठीक है। उसके बाद जो है, अच्छा, इस चीज को उन्होंने इस तरह से नाम दिया कि जो लर्निंग के अंदर इवान पालो ने कहा कि इसको हमने डिवाइड कर दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग में और ओपेरेंट कंडीशनिंग में। ठीक है। जब हम बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की, तो हम लोग कह देते हैं कि स्टिमुलस, स्टिमुलाई और आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स या नेचुरल रिस्पॉन्स। ठीक है। इट मीन्स टू गिव रिस्पॉन्स। ठीक है। उसके बाद जो है, इसी तरह उन्होंने एक पिजन पे, कबूतर पे एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने इसी तरह उस पर भी किया कि उसे खुराक प्रोवाइड की गई और उसकी बेल रिंग की, लेकिन बाद में जो है उन्होंने उसको खाना प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन उसका भी सलाइवा निकला। इट मीन्स कि इसमें जो उनके स्टिमुलस थे, रिस्पॉन्स थे, वो आ रहे थे, यानी इन्वायरमेंट चाहे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, दोनों में उनका रिस्पॉन्स है वो सेम होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, यानी इसमें रिस्पॉन्स जो है उसकी उन्होंने बात की कि हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, यानी इट मीन्स आप कंक्लूड इस तरह से करें इस चीज़ को कि स्टिमुलस जो है वो जो उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, उनका जो रिस्पॉन्स रहेगा वो सेम रहेगा थ्रू द एक्सपेरिमेंट। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोगों ने ये इसकी जो बेसिक थेरीज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं इसकी वैरायटीज की तरफ, कि लर्निंग की जो वैरायटीज हैं या टाइप्स हैं लर्निंग की वो क्या होती हैं। ठीक है। इसमें हम लोग ये कहते हैं, सबसे पहले जो है लर्निंग की टाइप्स जो हैं वो सिग्नल लर्निंग है, चेन लर्निंग है, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन है लर्निंग। ठीक है। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की लर्निंग है, या एसआर लर्निंग जिसे हम कह देते हैं, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स की लर्निंग है, जिसमें हम लोगों ने अभी से डिस्कस कर लिया कि इंस्ट्रक्शनल और ऑपरेशनल कंडीशनिंग होती है इसमें। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम सिग्नल लर्निंग की बात करते हैं, उसमें हम लोग ये कह देते हैं कि किसी को हम, यानी जैसे आप लोगों को मैंने अभी से बताया कि उसने क्या किया कि सलाइवा उसका बह गया, उसे यानी सिग्नल मिला ना एक बेल की सूरत में, तो उसकी ये लर्निंग हो गई। जब हम बात करते हैं वर्बल लर्निंग की, तो इसमें हम लोग कह देते हैं कि हम जब किसी से बोलते हैं या कोई कम्युनिकेशन के लिए कोई डिवाइस यूज करते हैं, तो उसकी लर्निंग क्या होती है, रोट लर्निंग या रोट मेमोराइजेशन होती है। हम लोग उस चीज को ग्रैस्प कर लेते हैं कि हाँ भाई हमने रट्टा लगा लिया इस चीज को, कि ये साइंस हैं, ये पिक्चर्स हैं, या इस तरह के अगर सिंबल्स आते हैं तो हम लोगों ने नहीं करना। जैसे हम लोग कह देते हैं कि हम लोग जब, आम से एक मिसाल है कि हम लोग जब किसी फाइल को ओपन करते हैं, उसमें एक मिनिमाइज का या क्रॉस का ऑप्शन होता है, हम लोगों की लर्निंग अडॉप्ट हो गई है ना, कि अगर हम क्रॉस को करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, अगर मिनिमाइज को करेंगे तो मिनिमाइज होगा। ये सिग्नल लर्निंग है। या बच्चे की मिसाल जब हम लेते हैं, तो बच्चे को हम इस तरह से कह देते हैं कि उसकी लर्निंग कैसे है, हम लोग सिम्बॉलिक लर्निंग से चलते हैं ना, कि बच्चा जो है उसे हम कह देते हैं हाँ भाई फलां जगह से जाओ और वो चीज़ उठा के लाओ, बच्चा फौरन से उस सिंबल की तरफ या उस सिग्नल की तरफ जाता है कि हाँ मैंने उस जगह पर जाना है। इसी तरह से जो हमारे साइंस होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, या सिंबल्स, वर्ड्स, फिगर्स या साउंड वाइज कुछ भी होता है ना, वो हमारे एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाते हैं, लर्निंग इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो है मोटर लर्निंग होती है। मोटर लर्निंग यानी फिजिकल या क्लिनिकल लर्निंग। हम लोग लर्निंग की टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, तो इस तरह से इसमें ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। जब हम मोटर लर्निंग की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इसमें लर्निंग की टाइप्स है ना, तो लर्निंग में स्विमिंग आ जाएगी, राइडिंग हॉर्स आ जाएगा, राइडिंग अ कार आ जाएगा, फ्लाइंग अ प्लेन, या पियानो बजाना, या मूवी
को टारगेट करना, या ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होते हैं हमारे अक्सर मैथमेटिक्स में जो होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी मोटर लर्निंग के लिए, या मोटर स्किल जिससे हम कह देते हैं, ये फिजिकल लर्निंग होती है। अच्छा, इसमें हम लोग इसकी बात कहते हैं कि हमारी जो है वो कंसेप्चुअल लर्निंग होती है एक तरह से। कंसेप्चुअल लर्निंग में जब हम बात करते हैं तो हम लोग कह देते हैं कि मेंटल इमेज को हम डिनोट कर लेते हैं या जनरलाइज करते हैं आइडिया को अबाउट थिंग्स, पर्सन्स और इवेंट्स। या जैसे हम लोग एक आम मिसाल लेते हैं कि हमारी एक फलां जगह पर हमारी यूनिवर्सिटी में फलां डेट को जो है वो हमारा कोई सेमिनार है या कोई कॉन्फ्रेंस है, हम लोग क्या करते हैं उस चीज़ को या उस आइडिया को जनरलाइज या अबाउट थिंग्स को हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं कि हाँ भाई वहाँ पे ये होंगे या काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे, पार्टिसिपेंट्स होंगे या कुछ स्पीकर्स होंगे जो अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस देंगे, हम लोग सुनने वाले प्रेजेंटर्स पार्टिसिपेंट सारे लोग वहाँ पे होंगे, हम लोगों ने इसको इमेजिन कर रहे हैं, यानी ये कॉन्सेप्ट लर्निंग होगी हमारी। उसके बाद लर्निंग के अंदर आता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की लर्निंग, यानी इसमें हम लोग ये कह देते हैं कि हम लोग किस तरह से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, या ऑर्डर ऑफ लर्निंग होता है इसमें, या एक्विजिशन ऑफ बिहेवियर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम बात कर लेते हैं इसके अंदर। और इसमें हम ये कह देते हैं कि जब लर्निंग प्रोसीजर जो है वो क्या रिक्वायर करता है, इसमें हम ये कह देते हैं कि जो लर्निंग प्रोसीजर है वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को रिक्वायर करता है। उसमें हमारे लिए प्रॉपर जो है वो रीजनिंग होनी चाहिए, थिंकिंग होनी चाहिए, या पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये हम लोग इसकी सब चीज़ों की ओवरऑल बात कर रहे हैं कि हम लोग जब कहते हैं कि वैराइटीज ऑफ लर्निंग में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो लर्निंग के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लाजमी है। अच्छा, जब हम लोग कहते हैं कि लर्निंग जो है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इट मीन्स हम कहते हैं कि हम लोग बहुत सी चीज़ें किसी को देख के या किसी चीज़ को देख के लर्न करते हैं। जैसे हम लोग एक आम सी मिसाल हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम लोगों को मल्टी मीडिया अक्सर बच्चों को यूज़ नहीं करना आता, हम लोग क्या करते हैं उसकी कुछ वीडियोस देख लेते हैं, उसमें हम लोग को आइडिया हो जाता है कि हम लोग किस जगह पे जाएंगे, प्रॉपर चैनल से हम लोगों को पता चल जाती हैं ये चीज़ें कि हम किस तरह से किसी चीज़ को अर्न कर सकते हैं या किसी प्रोसीजर को हम किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कह देते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, यानी इट मीन्स कि दो चीज़ों में फ़र्क करना कैसा है कि हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे लिए कोई किसी मंजिल पे जाना है, हमारे लिए एक रास्ता हमारी मंजिल की तरफ जाता है जबकि दूसरा रास्ता इसके ऑपोजिट जाता है। हम उस वक्त में ये कह देते हैं कि हाँ जी, हम लोगों की डिस्क्रिमिनेशन है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें ये होगी, लर्निंग इस तरह से होगी कि हमें पता है कि ये वाला रास्ता हमारी मंजिल को जाता है, हम लोगों ने उसे चूज़ करना है। हम लोग कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए गलत रास्ता चूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग तो उससे चूज करने के बाद हम लोग कभी मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसी तरह हम लोग कह देते हैं कि जो लर्निंग होती है वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है एक तरह से, जिसमें हम लोग अपनी जो है लर्निंग के थ्रू हम लोग अपने मंजिल को या अपने एम्स को पा लेते हैं, अपने गोल्स को पा लेते हैं। इसके अलावा हम लोग कह देते हैं कि इसमें जो है जनरलाइजेशन होती है, एबिल टू इन्फर होती है, यानी हम लोग इसमें अपना नतीजा अखज़ करते हैं किसी चीज़ को लर्न करके। या जैसे हम लोग अगर आज की क्लास से ही अगर एग्जांपल हम लोग ले लें तो हमने इसमें क्या नतीजा अखज़ किया कि लर्निंग जो है हम लोग किस किस तरह से कर सकते हैं या उसकी थेरीज क्या हैं। हम लोग कंक्लूड करते हैं चीज़ों को आखिर में कि हम लोगों ने इसमें ये चीज़ें सीख ली हैं। कि सबसे पहले हमने देखा कि डेफिनेशन क्या होती है लर्निंग की, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये सीखा कि आया लर्निंग के अंदर उसकी टाइप से उसकी वैरायटीज कौन कौन सी होती हैं। तो उसके अलावा हमने उसकी जो थेरीज हैं उनको थोड़ा बहुत डिस्कस किया अभी कि जो सिग्नल कॉरल रॉजर की थेरी है वो क्या कहती है, इवान पॉलो की क्या कहती है, थॉर्नडाइक की थेरी क्या कहती है। ये सारी थेरीज जो है हम लोग आहिस्ता आहिस्ता से डिस्कस करते हैं कि लर्निंग की थेरीज है ना, ये हमें इस तरह से पता चल जाता है कि हाँ भाई हमने ये चीज़ें कंक्लूड कर ली है, इन्फर कर ली है। हम लोग उस पर कंक्लूड करके रिजल्ट्स निकाल लेते हैं कि हमने ये नोवेल चीज़ें पढ़ी हैं, ये इस तरह से हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इस चीज़ों को। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि जो हमारी लर्निंग होती है या अर्लियर एक्सपीरियंस हम इसे कह देते हैं, या इफेक्ट ऑफ कोचिंग होता है, या ट्रेनिंग या फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग हो रही है ना हम लोगों की। क्योंकि हम लोग क्लासरूम में जब होते हैं एक फॉर्मल क्लासरूम में की सूरत में बैठते हैं, हम लोग लर्न करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, या एक्सपेरिमेंट हमें होते हैं डिफरेंट तरह के। इसी तरह जब हम लोग इनफॉर्मल क्लासरूम क्या होता है,
جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز سے سیکھ لیتے ہیں یا جس میں پراپر ہم لوگ ڈسپلن کی صورت میں نہیں بیٹھتے یا اس طرح کی باتیں. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں سیریل لرننگ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سیریل لرننگ یہ ہوتی ہے کہ جس میں چیزوں کو ہم لوگ ایک ترتیب سے دیکھتے ہیں، ایسوسیٹ کرتے ہیں چیزوں کو آپس میں، جس میں ہم لوگ ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہیں. آپ لوگوں کی ایک عام مثال یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے جو ہیں جب ہم یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو لرننگ ہو رہی ہے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس لرننگ کے تھرو جو ہے ہم ہمارے پراپر جو ہیں پہلے مڈ ایگزام ہوں گے، ہم لوگ کی پریزنٹیشنز ہوں گی، ہمارے فائنلز ہوں گے. اسی طرح ہم لوگ سارے جو ہیں اس پروسیجر کو جانتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے جو ہے ہم لوگ فائنل کو پہلے کر لیں، مڈ ایگزام کو بعد میں کر لیں، یا ہماری پریزنٹیشن جو ہے سب سے پہلے ہو جائیں. ہم لوگ اس سیریل کے ساتھ چلتے ہیں نا. یہ ہماری لرننگ کا پروسیجر ہے. لرننگ میں سب سے اہم بات جو ہوتی ہے ہماری، وہ ہماری سیریل لرننگ ہوتی ہے، جس کے تھرو ہم لوگ ایک پراپر چینل کے تھرو ہم چلتے ہیں. ہماری ایک پراپر آؤٹ لائن دی جاتی ہے ہمیں، جسے ہم نے فالو کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ جب لیکچر کے دوران ہم لوگ آپس میں ڈائریکٹ ہم ایسا نہیں کرتے کہ میں آؤں اور آپ لوگوں سے آنسر کویشچن شروع کر دوں. نہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو پڑھاتا ہے، پھر ہم لوگ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اس میں یہ ہمارے میرٹس ہیں، یہ ڈی میرٹس ہیں، یہ چیزیں اس طرح سے پروسیجر ہے ہمارا سارا. دین ہم لوگ کنکلوژن پہ آتے ہیں کہ ہاں بھائی اب ہمارے کوئی آنسر کویشچن سیشن ہوگا. یہ اس طرح کی باتیں. کبھی بھی ہم لوگ لرننگ جو ہے وہ ان سیریل نہیں کرتے، یعنی ہم لوگ ایک ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہیں، اس کے اکارڈنگ ہم لوگ سیریل لرننگ کرتے ہیں. یہ سیریل لرننگ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ لرنر جو ہوتا ہے اس میں پریزنٹ ہوتا ہے ود لرننگ مٹیریل. یعنی آپ لوگ جو ہمارے پیئرز ہیں ہمارے یا اسٹوڈینٹس ہیں، وہ پراپر ایک لرننگ مٹیریل کے تھرو آتے ہیں ہمارے پاس. انہیں پتا ہوتا ہے کہ ایک سیکوینس میں ہم لوگوں نے چلنا ہے، یا سیکوینشل آرڈر جو ہوتا ہے ہمارا، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. جیسے بچے جو ہیں وہ اسکول میں جاتے ہیں یا اپنی اٹینڈنس مارک کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو اگر ہم چھوٹے بچوں کی بات کر لیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بچے جو ہیں الفابیٹ سیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ملٹیپلیکیشن ٹیبلز ہم لوگ کرتے ہیں، یعنی میتھمیٹکس کے جو بیسک سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں ہماری سوشل لرننگ کے اندر. ٹھیک ہے. اس میں بھی ہم لوگ مٹیریل یوز کرتے ہیں، جیسے آپ لوگ کی بکس ہو گئی یا پریزنٹیشنز ہو گئی، یا اس طرح کی ساری چیزیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پیئر ایسوسیٹڈ لرننگ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس لرننگ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایسوسیشن ہم لوگ ملاتے ہیں اس میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپس میں دو لوگ یا پیئر بنا کے یا کسی طرح گروپ بنا کے وہ لوگ اس چیز کو فیل کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہیں کہ دو چیزیں آپس میں، ایک عام مثال سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. جب ہم لوگ کہہ دیتے ہیں پیرٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی یہ برڈ ہے، یعنی ہم نے کیٹیگرائز کر دیا ہوا نا چیزوں کو. کہ جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ ڈوگ ہے، ہم کہتے ہیں ہاں بھائی یہ ایک اینیمل ہے. پیرٹ ہے اگر کہتے ہیں تو وہ ایک برڈ ہے. کیٹ ہے تو ہم کہہ دیں گے ہاں یہ ملک ہے، ملک یعنی اس سے ریلیٹڈ ہے، دودھ پیتی ہے بلی. جب ہم بچے کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ موٹر سکلز ہیں اس کے اندر، یعنی یہ بچہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپس میں جو ڈفرینٹ ورائٹیز آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ڈسکس کی اس کی لرننگ کی. پریزنٹیشنز کے اندر میں نے اس لیے بہت سا ڈیٹا استعمال نہیں کیا تاکہ آپ لوگ جو ہے میں نے لیکچر سن کے لکھ سکیں، نوٹس اپنے اگر بنانا چاہتے ہیں تو نوٹس بنا سکیں. کیونکہ جب میں پریزنٹیشن کے اندر سلائڈس میں چیزیں ایڈ کروں گی تو آپ لوگ صرف فوکس سلائڈس پہ ہوگا، سننے پہ نہیں ہوگا. اس لیے میں ساتھ ساتھ چیزوں کو ریپیٹ کرتی جا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اس چیزوں کو ریوائز کرتے جائیں اپنے نوٹس کے ساتھ. اچھا اب میں آگے جانے سے پہلے لرننگ کی ٹائپس کو ایک دفعہ الیبوریٹ کر دیتی ہوں ون بائی ون. سب سے پہلے ہم نے کیا بات کی کہ سگنل لرننگ کیا ہوتی ہے ہمارے لیے. اس میں ہم کہہ دیتے ہیں یہ کلاسیکل کنڈیشننگ کی صورت میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جس میں ہم نے بات کی تھی کہ اسٹیمولس رسپانس کی ہے یا اسی طرح کی کہ اس کو سگنل ہم دیتے ہیں. جیسے میں نے اس کی ایک بندے کی ایگزامپل دی آپ لوگوں کو، جس کا اسکنر نے یا تھورن ڈائک نے جس طرح ایکسپیریمنٹ کیے ہوئے ہیں، یا اسکنر کا ریٹ کا ایکسپیریمنٹ تھا. ٹھیک ہے. یا ایوان پالو کا اس کا 2 کی سلائیوا والا تھا ایکسپیریمنٹ. یہ ہم لوگوں نے سب کیا کیا، ان کو ایک
प्रॉपर जो है कंडीशन बना के दी। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब तो यही है ना कि हम लोगों ने उन्हें प्रॉपर कंडीशन एक बना के दी, जिसमें वो लोगों ने यानी जो हमारे जो थे एक्सपेरिमेंटी थे उन्होंने रिस्पॉन्स किया। जब हम कह देते हैं कि उन्होंने लाइक स्टिमुलाई हमने प्रोवाइड किया और उन्होंने आर्टिफिशियल या नेचुरल इन्वायरमेंट में उसको हमें बताया कि ये किस तरह से वो लोग इस चीज़ को ले रहे हैं, यानी वो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे उस रिसर्चर में कि थॉर्नडाइक ने या जेबी वाटसन ने हम लोग उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो उनके एक्सपेरिमेंट के अंदर उस चीज़ को शामिल किया गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया था, चेन लर्निंग क्या होती है। चेन लर्निंग मैंने आपको बताया था कि हम चीज़ों को जिसमें आपस में रिलेट करते हैं, यानी हम लोग कहते हैं कि इस चीज़ को करने के बाद हम ये इसके इस प्रोसीजर पे जाएंगे, यानी प्रॉपर चैनल के थ्रू हम लोग चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी वर्बल लर्निंग की, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग जो हैं वो लर्निंग के जो रिजल्ट्स होते हैं या हमारे एक्विजिशन ऑफ वर्बल बिहेवियर क्या होता है कि हम प्रॉपर एक चीज़ को या प्रॉपर लैंग्वेज को किसी को कम्युनिकेट करने के लिए हम उसे बोलते हैं उस या मुख्तलिफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जो हमारे रिजल्ट मिलता है हमें लर्निंग की सूरत में। ये जैसे हम लोगों के अब लेक्चर जो है हमारा ऑनलाइन हुआ, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल फोन पे ले रहे होंगे, कुछ लैपटॉप से, यानी गैजेट्स हम जिसमें यूज़ करते हैं, हम लोग की प्रॉपर लर्निंग होती रहती है इसके थ्रू। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोगों ने डिस्कस किया, अच्छा वर्बल लर्निंग हो गई हमारी, उसके बाद हमने एसआर लर्निंग की, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स की हमने बात की कि जिसके अंदर हमने इंस्ट्रूमेंट और ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसे हमने कह दिया था कि जिसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, यानी ये जिसके अंदर हमें प्रॉपर कोई स्टिमुलस मिलता है, हमें पता होता है कि रिस्पॉन्स के अंदर हमने ये काम करने हैं। जैसे उसने एक बिल्ली थी, उसे एक पजल बॉक्स में डाल दिया, ये एक चूहे का एक्सपेरिमेंट किया, उसे एक पजल बॉक्स में डाल दिया, उसका जो एक चीज़ का टुकड़ा था उसे एक पजल की उसके जो आखिर पर जहाँ उसने पहुंचना था अपनी मंजिल में, उस पजल बॉक्स के अंदर वहां पे डाल दिया। अब ये जो है बिल्ली या चूहा, इन्होंने खुशबू सूंघी ना, अपनी स्टिमुलस उन्हें मिला, एक कंडीशन बना दी हमने कि वो उस स्टिमुलस तक पहुंचा, उसने उस चीज़ को हासिल कर लिया। ये हमारा क्या हो गया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग हुई ना उसकी इस तरह से। अच्छा, उसके बाद हमने ये कहा कि वर्बल लर्निंग जो होती है वो एसोसिएटेड लर्निंग होती है, कि हम लोग जिसमें मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ साइंस को यूज़ करते हैं, या हमारी पिक्चर्स होती हैं, सिम्बल्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह के वर्ड्स या फिगर्स होते हैं, साउंड होती है, वॉइस होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट करके, ये हमारे एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमें इंगेज करते हैं किसी भी वर्बल प्रोसेस के लर्निंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने कहा ये जो हमारी मोटर स्किल्स होती हैं, या फिजिकल या जिसे क्लिनिकल कह सकते हैं, जैसे हमने कहा इसमें एग्जांपल दी कि स्विमिंग होती है, राइडिंग अ हॉर्स होता है, ड्राइविंग अ कार होता है, फ्लाइंग अ प्लेन, प्लेइंग अ पियानो, मतलब मुख्तलिफ तरह की जिसमें हम लोग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करते हैं, यानी हम लोग उस चीज़ को यूज़ करते हैं कि हाँ भाई हम लोग इस चीज़ को यूज़ करने के बाद हम लोग इस एक्टिविटी को या इस करने के बाद हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं जिसके बाद हमें। ठीक है, इसको हमने कह दिया कि ये हमारी वर्बल लर्निंग होती है। उसके बाद उसने कहा अच्छा, उसके बाद मोटर स्किल्स होगी हम लोगों की, और इसी तरह हम लोगों ने सब जो वेराइटीज़ हैं या हमारी टाइप्स हैं हमने वो सारी डिस्कस कर ली। देन हम लोग बात करते हैं लर्निंग थेरीज, भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं कि जिसमें कार्ल रॉजर की है, थॉर्नडाइक की है, इवान पॉलो की थेरी थी है, जेबी वाटसन की है, स्किनर की है, ये सारी भी हमारी डिस्कस हो गई आज के टॉपिक में। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोगों ने देखना है कि हमारा लर्निंग प्रोसीजर क्या होता है या प्रोसेस क्या होता है। हम लोग जो है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया है कि लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो एक प्रॉपर चैनल होता है जिसके थ्रू हम हर चीज़ को एक तरीके से लेके चलते हैं, एक डिसिप्लिन वे में चलते हैं। अच्छा, जब हम लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं तो हम लोग ये कह देते हैं कि जो लर्निंग है वो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं लर्निंग प्रोसेस के अंदर जिसके बगैर हमारी लर्निंग मुमकिन नहीं है। इसके अंदर हम ये कह देते हैं कि अटेंशन आती है सबसे पहले, देन हम कहते हैं कि मेमोरी यूज होती है लर्निंग प्रोसेस के अंदर, फिर हम कहते हैं कि लर्निंग प्रोसेस में हमारी लैंग्वेज है, प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राफो मोटर है यानी राइटिंग जिसे हम कह देते हैं, एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग कह देते हैं।
اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے نہ صرف یہ انٹریکٹ کرتا ہے ایچ ادر یعنی آپس کے اندر، بلکہ ہم لوگ اس لرننگ پروسیس میں انٹریکشن ہوتا ہے ہمارا آپس کے ایموشنس کے ساتھ، ہماری کلاس روم کلائمیٹ کے ساتھ، ایک دوسرے کے بیہیویئر کے ساتھ، یا ہم لوگ سوشل اسکلز سیکھتے ہیں ٹیچرز اینڈ فیملی کے ساتھ ہوتا ہے ہمارا. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے جو ہمارے جو 6 کمپوننٹس ہیں اس کے لرننگ پروسیس کے، ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں اٹینشن کی، obviously جب تک ہماری اٹینشن کسی چیز کی طرف نہیں ہوگی ہم اس چیز کو لرن نہیں کر سکیں گے. اٹینشن جو ہے وہ لرننگ پروسیس کا سب سے پہلا پارٹ اسی لیے ہے کہ obviously جب ہم لوگ جو ہے اپنے دماغ کا جو نیوٹن تھا اس نے اپنے جو تھیریز ہیں یا ہمیں جو ریسرچز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے دماغ کا 2% یوز کیا. نیوٹن کی ہم بات کر رہے ہیں، جو لا آف نیوٹن جو ہم لوگوں نے فزکس میں پڑھ کے آئے ہیں اس چیز کی، کہ ہم لوگ جو ہیں اتنا ہم لوگ اکثر بات تو کسی سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم مینٹلی جو ہے وہ پریزنٹ نہیں ہوتے، اٹینڈ نہیں کر رہے اس چیز کو. اس لیے ہم لوگوں کے لیے سب سے پہلے کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے لرننگ یا اٹینشن بہت ضروری ہوتی ہے ہماری، کہ ہم اس چیز کو پراپر جو ہے وہ ٹائم دیں، پراپر طریقے سے اس چیز کو اٹینڈ کریں. اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں میموری، یعنی میمورائز کرنا اس چیز کو. جب ہم نے یہ بات کر لی کہ ہاں بھائی ہم پوری اٹینشن کے ساتھ ہم اس چیز کو لے رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ میمورائز ہونا اس چیز کو کہتے ہیں نا، کہ جیسے ہم لوگ اس چیز سلائڈس کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ میمورائز کر رہے ہیں چیزوں کو، کہ ہاں بھائی ہم نے فوراً سے یاد کر لیا کہ ہاں بھائی ہمارے جو لرننگ پروسیس ہے اس میں یہ والے 6 کمپوننٹس ہیں، ہم لوگوں نے میمورائز کر لیا. اچھا، میمورائز کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہے؟ ڈیٹا ہونا چاہیے، ہم لوگ کی ریڈنگ زیادہ ہونی چاہیے. اٹ مینس کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ جو ہیں وہ یوز کریں، ایویئرس یوز کریں، لیپ ٹاپ دیکھ لیں، کوئی نیٹ کی سائٹس دیکھ لیں، یا کسی بک کو کنسلٹ کر لیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں پڑھنے کے بعد پتہ چلیں گی کہ ہاں بھائی ہم نے اس کانسیپٹس کو پڑھا، دین ہم میمورائز کر پائیں گے. جب ہم لوگوں نے پڑھا ہی کچھ نہیں تو ہم میمورائز کس چیز کو کریں؟ ٹھیک ہے. لرننگ پروسیس کے لیے سب سے پہلے اٹینشن، یعنی ہم لوگوں نے اس چیز کو کس چیز کو ہم نے اٹینشن سے لینا ہے، یا پھر کسی بھی کام میں بک ریڈنگ کر رہے ہیں اس کو ہم لوگوں نے دھیان سے دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے آخر کیا پڑھا ہے. پھر ہم لوگ اس دھیان سے پڑھنے کے بعد یعنی اٹینٹیو ہونے کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو ہم نے میمورائز کرنا چیزوں کو. پھر ہم بات کرتے ہیں لینگویج کی. سوری. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں لینگویج از اے بیسک پارٹ ان آور لرننگ پروسیس. ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے کچھ بھی لرن کرنا ہے سب سے پہلے ہمارا لینگویج کا جاننا بہت ضروری ہے. جیسے ہم لوگ اب اگر آپ لوگ پریزنٹیشن لے رہے ہو یا میں دے رہی ہوں، سب سے پہلے ہمیں تو لینگویج کا آنا ضروری ہے. وہ چاہے اردو ہے، انگلش ہے، چائنیز ہے، یا پرشین ہے، کچھ بھی ہے. ہمیں جب تک ہمیں لینگویج نہیں آتی ہم اس چیز کو سیکھ نہیں پاتے ہیں. کیونکہ اس کے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں کسی اس وکیبلری کا جاننا ضروری ہے نا، کہ ہمارے لیے اس وکیبلری میں آخر کیا کیا چیزیں شامل ہیں. اگر ہم انگلش کے ورڈز کی بات کرتے ہیں، جب ہم پروفیشنل انگلش یوز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس الفاظ کے معنی جو ہے ہمیں نہیں آتے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اردو میں ہمیں زیادہ بہتر جو ہے وہ لرننگ ہوتی ہے ہماری، کیونکہ لرننگ کا یہ ایک اہم کمپوننٹ ہے نا لینگویج بھی، کہ ہمیں اس لینگویج کی ہاؤ نہ ہونی چاہیے کہ آخر یہ ہم اس میں یہ جو وکیبلری ہیں، یہ جو ورڈز ہیں وہ ہم نے کس طرح سے یوز کرنے، یہ ساری چیزیں. اس کے بعد ہم لوگ کہہ دیتے ہیں پروسیسنگ اینڈ آرگنائزنگ، کہ کس طرح سے ہم نے لرننگ پروسیس میں کس چیز کو بھی پروسیس کس طرح سے کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جیسے ہمارے ایڈمیشن ہوتے ہیں، ایک عام سی مثال ہے کہ ہمارے ایڈمیشن ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا کہ ہم نے انٹری ٹیسٹ دینا ہے، دین ہمارا رزلٹ آتا ہے، پھر ہم لوگ ایک لسٹ لگتی ہے، ہمارے نام اس یونیورسٹی میں آ جاتے ہیں، ہم اپنا پروگرام پھر شروع کرتے ہیں. یہ ایک پراپر آرگنائزیشن کے تھرو ہوتی ہیں یہ چیزیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پروسیسنگ اینڈ آرگنائزیشن میں ہم لوگ اس چیز کو شامل کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہیں وہ کس طرح سے یہ پروسیجر جو ہے وہ چلتا رہے گا. اس کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں کہ لرننگ کے لیے گرافو موٹر اینڈ ہائر آرڈر تھنکنگ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی رائٹنگ کی اور تھنکنگ کی، کہ آخر ہم لوگوں نے کس چیز کو سمجھا
اور उसके बाद हम लोगों ने उसे किस तरह से सीखना है ना, थिंक करना है, सोचना है कि अगर हमने ये काम किया है तो क्यों किया है या किस तरीके से किया है, या अगर हम लोग इस काम को किसी दूसरे तरीके से करते तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाता। ये थिंकिंग प्रोसीजर है ना हमारा सारा। अच्छा, इसके बाद ये है कि ग्राफ मोटर यानी राइटिंग करना, उस चीज़ को रिटर्न फॉर्म में लेके आना। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम हैं, हम लोग जो है एग्ज़ाम में एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम लोग अपने नोट्स बनाते हैं या मुख्तलिफ तरह की राइटिंग्स करते हैं ताकि हम लोग अच्छे मार्क्स ले सकें। या हम लोग उस चीज़ को सोचते हैं कि हमने अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसमें ये चीज़ें शामिल थी, हम लोग उसको राइट डाउन कर लेते हैं। या जैसे आपको एडमिशन की मिसाल दी पहले, कि जब हम लोग एडमिशन के लिए जाते हैं तो हम कह देते हैं कि हाँ भाई हम लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ को लिख लिया होता है ना कि फ़लाँ डेट को हमारा एंट्री टेस्ट है, फ़लाँ डेट को हमारा रिजल्ट आएगा, फ़लाँ डेट को हमारी मेरिट लिस्ट लगेगी। इसी तरह लर्निंग प्रोसीजर है हमारा। उसके बाद हम लोग जो है कह देते हैं कि हायर ऑर्डर थिंकिंग है, वो किस तरह से कि जब हमने किसी चीज़ को अटेंटिवली पार्टिसिपेट किसी चीज़ में कर लिया, उस चीज़ को मेमोराइज कर लिया, हमें उसकी लैंग्वेज पता है, हमें उसके प्रोसीजर, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पता है, फिर हम लोग उस चीज़ को राइट डाउन करते हैं, नोट डाउन करते हैं कि हाँ भाई हमने ये चीज़ें सीख ली हैं इसमें, या ये हमारी चीज़ें शामिल थी। फिर हम कहते हैं कि इसके अलावा जो है हम लोगों ने सोचना है इस चीज़ को कि बेटर कैसे कर सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि हायर ऑर्डर थिंकिंग में हम ये कहते हैं कि आखिर ये काम हुआ तो इसके पीछे बैकग्राउंड में इसके रीज़न क्या थी, या इस काम को करने के लिए ये ज़रूरी था कि हम इसी तरीकाकार को अपनाते। यानी ये मुख्तलिफ हमारा लर्निंग का प्रोसेस है ना, इसमें हम थिंक करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं कि अगर ये ऐसा था, ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा क्यों हुआ। ये सारे हमारे इसके जो हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं लर्निंग प्रोसीजर के। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है ऑब्वियसली हम लोग लर्निंग प्रोसेस जो है बिल्कुल अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सबसे पहले जो है हमारे जो टीचर स्टूडेंट या किसी भी लर्निंग के लिए हमारा इंटरेक्शन होना ज़रूरी है किसी दूसरे के साथ। कि जब हम ये कहते हैं कि हमारा जो है सबसे पहले कह देते हैं कि इमोशंस जो हैं हमारे वो इसमें होते हैं कि हम हैप्पी हैं, हम सैड हैं, या हम किसी चीज़ के लिए एंथुसिस्टिक हैं, तो हम ये कह देते हैं कि हाँ भाई हम कुछ सीखने के लिए हम तैयार बैठे हैं। उसके बाद हम कह देते हैं कि हमें प्रॉपर क्लाइमेट, क्लासरूम क्लाइमेट चाहिए। यानी लर्निंग प्रोसेस जो है हम लोग किस तरह से करते हैं कि हम सीखने के लिए तैयार हैं, हमें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ हम सब इकट्ठे होके आपस में डिस्कस कर सके चीज़ों को, या हमारी जो सोशल स्किल्स हैं वो इन्हेंस हो सके। इसमें हमारा बिहेवियर शामिल होता है लर्निंग प्रोसेस के अंदर, कि हम लोग जो है या तो अपने पूरे अटेंशन के साथ सीख रहे हैं किसी चीज़ को, अच्छे से गुड बिहेवियर से हम लोग उस चीज़ को सीख रहे हैं, या हम लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं या उस चीज़ से जान छुड़ा रहे हैं। ये हमारा बिहेवियर है ना। तो इस लर्निंग प्रोसेस के अंदर हम लोग ये कह देते हैं कि जब हम इस प्रोसीजर में इंटरेक्टिव होते हैं, इंटरेक्शन हमारा होता है, तो सबसे पहले हमारे इमोशंस शामिल होते हैं, हमारा एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होता है जहाँ जिसे हम आम मिसाल के साथ क्लासरूम क्लाइमेट का नाम दे देते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारा बिहेवियर उसमें शामिल होना चाहिए, यानी हम लोग जो हैं वो दूसरों से किस तरह इंटरेक्शन करेंगे, या कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको हमें फॉलो करना है या उनसे अवॉइड करना है। या उसके बाद हम लोग कहते हैं कि सोशल स्किल का नाम दे दिया हमने लर्निंग प्रोसेस को ना। हमने कहा कि लर्निंग प्रोसेस जो है वो एक सोशल स्किल है। इस तरह से क्योंकि हर बंदा जो है वो सोसाइटी में निकलने के बाद हर बंदा हर चीज़ को सीख नहीं सकता, या कुछ जो है वो इसमें मुख्तलिफ उसकी रीजन शामिल होती हैं कि आया वो उसको उस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया, या उसे जो है उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, या उसने प्रॉपर जो है वो अटेंशन नहीं दी अपनी। क्योंकि सोशल स्किल है लर्निंग प्रोसेस की एक, कि ये एक तरह का स्किल कैसे है कि हम किस तरह से किसी दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, हम किसी से सोशल जब होते हैं तो हम किसी से बुरे तरीके से बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी नॉर्म्स के खिलाफ होता है ना। हमने सीख ली ना ये बातें कि जब हम लोग किसी से बात करते हैं तो हमारे उसमें हमारे एथिक्स जो हैं वो एथिकल कंसिडरेशन जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कि हम किसी से बुरे से बात ना करें, किसी को डिसीव ना करें, डिसेप्शन ना करें, यानी किसी को धोखा ना दें हम लोग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हम लोग जो है लर्निंग प्रोसेस में जो है किसी को डिसेप्शन ना दें, किसी के साथ झूठ ना बोलें, जो किसी को सही रास्ता बताएं, यानी हम लोग किसी को गलत गाइड ना करें, ये सारी चीज़ें।
ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जो टीचर और फैमिली हैं ये हमारे लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। ऑब्वियसली जैसे हम बात करते हैं कि जब कोई हमारा लर्निंग इन्वायरमेंट बनता है तो वो कैसे बनता है कि उसमें टीचर, स्टूडेंट और इन्वायरमेंट तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, तब हम लोग लर्न करते हैं किसी चीज़ से। इसके बाद हम लोग कह देते हैं कि जो हमारे टीचर और फैमिली हैं ये हमारी लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। फैमिली कैसे हुई? ऑब्वियसली फैमिली की सपोर्ट के बगैर हम लोग कुछ सीख नहीं सकते हैं। हम लोग ये कह देते हैं कि हमारी फैमिली जो है, ऑब्वियसली हम लोग किसी एक फैमिली में हमें पिक एंड ड्रॉप देनी है, या फैमिली के साथ हम लोग लर्न किस तरह करते हैं कि हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ना हमारे पेरेंट्स जो हैं, या हमारे सिबलिंग में हमारे जो बड़े भाई हैं तो ये बड़ी बहनें हैं, हमें वो एक प्रॉपर पाथ पे चलाते हैं कि हाँ भाई हम लोगों ने इसके बाद ये चीज़ें सीखनी है, या इस तरह से आप लोगों ने इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। ये अक्सर हम लोग जब छोटे होते हैं या हम पहले दिन किसी क्लासरूम में या किसी स्कूल या किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हम लोग बहुत घबराए हुए होते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा कि हमें किस तरफ जाना है या कौन सा हमारा क्लासरूम होगा, किस तरह के लोग होंगे। तो इस सारी जगह में हमारी फैमिली जो है हमें सोशल, मोरल, इमोशनल हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हमारी जो लर्निंग है वो बढ़ती रहती है। तो हम लोग इस सूरत में ये कह देते हैं कि लर्निंग प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें सबसे पहले जो 6 इसके कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हम लोग कह देते हैं कि अटेंशन है, मेमोरी है, लैंग्वेज है, प्रोसीजर एंड यानी प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि इसके थ्रू जो है हम अपनी व्यापक स्किल्स को हम बेहतर बना सकते हैं, या हमारी लर्निंग थेरीज, सॉरी हमारे जो हायर ऑर्डर थिंकिंग है हम उस चीज़ को ले लेते हैं आपस में। उसके बाद उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये नॉट ओनली इंटरेक्शन विद ईच अदर बट आल्सो इंक्लूड इमोशंस, क्लासरूम क्लाइमेट, बिहेवियर, सोशल स्किल्स, टीचर एंड फैमिली। यानी इस प्रोसीजर में ये हमारे साथ सारे लोग शामिल होते हैं, हम लोग ये कह देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये सारी चीज़ें शामिल हैं हमारे साथ। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग इस लर्निंग प्रोसेस को जो है वो इस तरह ले लेते हैं कि अच्छा हम लोगों ने इसमें जो बेसिक हमारा था कि वो हमने थर्ड चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमने डिस्कस की थी चीज़ें। अब मैं इस चीज़ को कंक्लूड करने जा रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने पीछे क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हुई हैं। हम लोग कहते हैं कि थर्ड चैप्टर की जो मेन हमारा जो है उसका नाम है या जो उसकी हेडिंग है वो क्या थी, लर्निंग थेरीज हैं एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम हो गया कि इसमें हमने एक तो लर्निंग थेरीज पढ़नी है, दूसरा ये है कि हमने इसका एप्लीकेशन पढ़नी है कि ये किस तरह से अप्लाई होती है ये चीज़ें। ये हमारी लर्निंग के जो चैप्टर है या प्रोसीजर है, हमारा प्रोसेस है, ये सारी इसमें शामिल हो जाएंगे। फिर हमने बात की कि डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग जो है वो किस तरह से होती है या इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। हम लोग कह देते हैं कि जो लर्निंग है उसमें हमारी रेडीनेस आ जाती है, इफेक्ट आ जाता है, एक्सरसाइज आ जाती है, या हम लोग ये कह देते हैं कि हमारी जो लर्निंग होती है इसके अंदर हमारी एसोसिएटिवनेस हम लोग शामिल कर देते हैं। यानी हम ये कह देते हैं कि हमारी लर्निंग के अंदर हम लोग किसी चीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं, या हम लोग ये कह देते हैं कि हम लोग जब लर्न कर रहे हैं किसी चीज़ को तो हम लोग किसी चीज़ से जुड़ गए ना। तो हम लोग इसी तरह ये कह देते हैं कि जो डेफिनेशन ऑफ लर्निंग में, जैसे मैं एक दफ़ा आप लोग को दिखा देती हूँ कि जब हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ना चीज़ों को, हमें पता चल जाए कि लर्निंग क्या है, परमानेंट चेंज है। परमानेंट चेंज किसमें है? इन आवर बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यानी हम लोगों ने जिस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है उसके अंदर हमारे जो हैं वो चेंजेस हैं, या उस चीज़ों के अकॉर्डिंग या उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमारी लर्निंग, हमारे बिहेवियर में जो चेंज आ रहे हैं वो हमारी लर्निंग हो रही है। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या कहा कि डेफिनेशन ऑफ लर्निंग हो गई, यानी प्रॉपर चेंज इन आवर बिहेवियर थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। यानी कोई भी चीज़ को हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे उस एक्सपीरियंस की सूरत में हमारी जो लर्निंग हुई उसे जो हमारे रिजल्ट्स मिले हम उसे लर्निंग का नाम दे देते हैं। जैसे हम लोगों ने अगर किसी चीज़ को या किसी इवेंट को ज्वाइन करना है या पार्टिसिपेट करना है किसी चीज़ में, हम लोग बहुत सबसे पहले हेजिटेट होते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग उसमें जब पार्टिसिपेट करते हैं या अगर हम प्रेजेंट करते हैं
ہمیں تھوڑا آئیڈیا حوصلہ ہو جاتا ہے نا کہ ہاں بھائی کچھ نہیں ہے، ہماری لرننگ ہو جاتی ہے کہ نہیں نہیں اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں کچھ بھی خاص نہیں ہوگا، بس ہمارے جو ہیں وہ سامنے ہمارے پریزنٹر ہوں گے، ہمارے اسپیکر ہوں گے یا ہمارے آڈینس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہیں کہ ورائٹیز آف لرننگ کی ہم نے بات کی تھی، یا جسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹائپس آف لرننگ کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہم لوگوں نے جیسے میں نے آپ کو چیزیں ہم ریوائز کر رہے ہیں نا تاکہ آہستہ آہستہ سے آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ اچھا، ورائٹیز یا ٹائپس آف لرننگ میں ہم نے کیا کہا کہ سگنل لرننگ ہوتی ہے اور کلاسیکل کنڈیشننگ ہم نے کہا۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ اسٹیمولس رسپانس لرننگ اور انسٹرومنٹل اینڈ اوپرنٹ کنڈیشننگ لرننگ۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم نے کہا کہ یہ چین لرننگ کا نام دے دیا ہم نے اس چیز کو۔ پھر ہم نے کہا کہ وربل ایسوسیشن لرننگ یا ایسوسیٹ لرننگ کہہ دیا۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ ملٹیپل ڈسکریمنیشن ہے، یعنی وربل اور سگنل لرننگ دونوں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یا اس دونوں میں کسی ایک میں اختلاف ہو سکتا ہے یا دونوں ہی ایک ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، یا ہم لوگ کسی ایک چیز کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے اس چیز کو کہہ دیا کہ ہاں بھائی ہمارے اس طرح کی لرننگ ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ ساری باتیں کر لی آپس میں کہ ہماری جو ہے سگنل لرننگ ہو گئی، ایس آر لرننگ ہو گئی، چین لرننگ ہو گئی، وربل ہو گئی، ملٹیپل ہو گئی، یہ ساری ہماری لرننگ کی ٹائپس ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے کیا کہا کہ لرننگ تھیریز ہماری کون کون سی ہیں۔ جب ہم نے لرننگ تھیریز کی بات کی تو ہم نے کہا کہ کارل راجر کی تھیری ہے، تھارن ڈائک کی تھیری ہے، ایوان پالو کی تھیری ہے۔ اچھا، جب ہم نے بات کی کارل راجر کی تھیری کی، ہم نے کہا کہ جو کارل راجر نے تھیری دی اس کا مین فوکس کس پہ تھا؟ تھیوری آف ایکسپیریمنٹل لرننگ، یعنی وہ کچھ جو ہم لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس کی بیس پہ انہوں نے کہا کہ جو تھیوری ہے وہ ایکسپیریمنٹل لرننگ ہے، ہماری لرننگ کس صورت میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو تھارن ڈائک ہیں انہوں نے جب تھیوری دی انہوں نے کہا کہ لرننگ ہماری جو ہوتی ہے وہ تھرو ٹرائل اینڈ ایرر ہوتی ہے، یعنی ہم لوگ کوئی چیز سیکھ رہے ہیں، اس میں غلطی ہو رہی ہے، ہم لوگ اسے آن نہیں کر پا رہے، پھر ہم لوگ سیکھتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں اور پھر ہم لوگ آخرکار نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، ہمیں وہ کام آ جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ایک بندر کی مثال دی کہ انہوں نے اس بندر کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ کیلے کا گچھا کمرے میں لٹکا دیا، وہ پہلے جو ہے وہ اچھلتا کودتا رہا، یعنی ٹرائل اینڈ ایرر ہے نا، اچھلتا رہا یعنی ٹرائی کیا اس نے، ایرر کیا آیا کہ اسے پکڑا نہیں گیا، پھر اس نے آہستہ آہستہ سے کتنی دفعہ یہ گرنے کے بعد پھر جب وہ سنبھلا تھوڑا اس نے وہ میز یا کرسی کو استعمال کیا اور وہ کیلا حاصل کر لیا۔ اسی لیے اس لرننگ تھیوری کو ہم نے ٹرائل اینڈ ایرر کا نام دے دیا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اس ٹرائل اینڈ ایرر کے اندر انہوں نے بھی کچھ لاس دیے ہمیں کہ آخر اس لرننگ کی تھیوری میں ہم نے کس کس چیز کو ہم شامل کرتے ہیں، یہ چیز شامل ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کہہ دیا کہ اس میں لا آف ریڈینس شامل ہے، لا آف ایفیکٹ شامل ہے، لا آف ایکسرسائز شامل ہے، یعنی ہم لوگ بار بار اس چیز کو ریپیٹڈلی کرتے رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ لا آف ایسوسیٹیو شفٹنگ ہے، یعنی ہم لوگ ایک باقاعدہ پلیٹ فارم کے تھرو ہم چیز سے دوسری طرف جو ہے وہ شفٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ایسوسیشن ہوتی ہے، ہم لوگ کسی چیز کو ایسوسیٹ کرتے ہیں اس چیز سے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ بندر نے بار بار اس چیز کو حاصل کرنے کی، کیلے کے گچھے کو حاصل کرنے کی کوشش کی، نہیں ملا تو اس نے کیا کیا، بار بار جو ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس نے شفٹ کی۔ شفٹ کیسے ہوا کہ اسی اس چیز کی لرن کر لیا کہ میں اس طرح حاصل نہیں کر پاؤں گا، میں میز یا کرسی استعمال کرنے کے بعد اس چیز کو حاصل کروں گی، یعنی ایسوسیٹ کیا نا اس نے اس چیز کو، ایک پرانی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے اس نے شفٹ کر لیا خود کو ایک اپنے ریزلٹ کی صورت میں۔ پھر ہم لوگوں نے کہا کہ ایوان پالو کا جو ہے اس کا ایوان پالو کی تھیوری ہم نے پڑھی کہ انہوں نے کیا کہا کہ ایوان پالو نے اس میں یہ کہا کہ انہوں نے ایک ڈاگ پہ ایکسپیریمنٹ کیا، ٹھیک ہے، ڈاگ پہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ڈاگ کو جب ہم نے خوراک پرووائڈ کی، خوراک پرووائڈ کرنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس کے منہ سے سلائیوا بہنا شروع ہو گیا۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہے اس کے منہ سے سلائیوا بہا تو اٹ مین کہ اس کا یہ رسپانس تھا کہ نیچرل اس کا اسٹیمولس پرووائڈ کیا، یعنی اس کو اس کے بعد جو ہے اسے فوڈ دیا نا، نیچرل اسٹیمولس ہم نے کس کو کہا تھا، فوڈ کو کہا تھا، کہ جس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ انکنڈیشن اسٹیمولس تھا ہمارا۔ اس کے بعد کیا کیا
कि उसका रिजल्ट किस सूरत में मिला हमें, नेचुरल रिस्पॉन्स की सूरत में। अच्छा, जब हम लोग इवान पालो की थ्योरी को डिस्कस करते हैं, या इसको हम लॉ ऑफ लर्निंग भी कह देते हैं, या इसको थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी कह देते हैं, इस लर्निंग की थ्योरीज को, ठीक है। उसमें हम लोग ये कह देते हैं कि जब वो जो फूड है जो उन्हें प्रोवाइड की गई, और जब वो उस खुराक के साथ जो है वो डॉग को बेल रिंग की गई, और ऑटोमेटिकली जो है वो सिक्रेशन ऑफ सलाइवा जो है वो डॉग के मुंह से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसे चाहे जो है नेचुरल स्टिमुलस मिला है या अनकंडीशनल स्टिमुलस मिला है, उसका रिस्पॉन्स उसी सूरत में आएगा। यानी उसने उस चीज ने फर्क नहीं डाला उस पर। इसलिए हम कह देते हैं कि इस थियरी के अकॉर्डिंग जो है कंडीशनिंग प्रोसेस के अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि नेचुरल स्टिमुलस, फिर हमने कहा उसके साथ नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा, फिर हमने क्या कहा कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस हुआ, फिर हमने क्या कहा कि कंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा उसका। इस तरह से कि जब हमने कहा कि नेचुरल स्टिमुलस, या जिसे हम कह देते हैं कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन स्टिमुलस, सॉरी अनकंडीशन रिस्पॉन्स कह देते हैं खुराक को ना, हम फूड को जो उसे प्रोवाइड की गई, उसका रिजल्ट किस सूरत में मिला हमें, नेचुरल रिस्पॉन्स की सूरत में मिला, हम जिसे अनकंडीशन रिस्पॉन्स कह देते हैं। फिर हमने दूसरी दफा एक्सपेरिमेंट, पहले तो हमने क्या किया, बेल को रिंग किया, उसे खाना दिया, उसके मुंह से सलाइवा आया, उसने खुराक खा ली उस टाइम पे, यानी उसे लर्निंग हुई थी ना कि उस टाइम पे जो है उसे खुराक मिल जाएगी। फिर हमने किस चीज को डिस्कस किया, हमने कहा कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस उसे दिया, यानी उसमें उसको बेल तो नहीं हमने कर दी लेकिन खाना प्रोवाइड नहीं किया। नेचुरल स्टिमुलस में तो ये था ना कि उसे फूड प्रोवाइड कर दी है बेल के रिंग होने पे। आर्टिफिशियल स्टिमुलस में ये था कि हमने बेल तो रिंग कर दी, इसे हमने कंडीशनल स्टिमुलस कह दिया। फिर हमने कहा कि इसके अंदर जो है वो कंडीशन रिस्पॉन्स या कंडीशन स्टिमुलस देता है, जिसमें हमने कह दिया कि हाँ भाई उसे खुराक मिली, तो उसने अपना उसका जो सिक्रेशन या सलाइवा था उसका वो बहना शुरू हो गया। जब उसे खुराक नहीं मिली तब भी उसका ये बहा, क्योंकि उसकी लर्निंग हो चुकी थी कि हमें जब जो है वो बेल रिंग होगी उसे खाना मिल जाएगा। इसी तरह इसको हम ईमान पालो को ये भी कह देते हैं कि लॉ ऑफ लर्निंग के फाउंडर हैं ये ईमान पालो जो है। अच्छा, उसके बाद हमने ये बात की कि लर्निंग थेरीज के अंदर ये हम लोगों ने ये सारे लोग शामिल कर दिए। कि इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि स्किनर के एक्सपेरिमेंट हमने किया था, जिसपे उन्होंने रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था कि वो किस तरह से पजल बॉक्स से अपनी जो है वो खुराक तलाश करता है, किस तरह से वहां पे जाता है। अच्छा, इस सब थेरीज को जब हम लोग इंसानों पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, हम लोग जब इस चीज को या इन थेरीज को इंसानों पे अप्लाई करते हैं तो हम लोग ये कह देते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे हम कह देते हैं फिजिकली जो है ऑब्वियसली सब इंसान जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। फिर हम लोग कह देते हैं कि साइकोलॉजिकली भी हम लोग कह देते हैं कि हर एक इंसान की साइकी जो है वो दूसरे से डिफरेंट है। हर इंसान जो है अपना एक एक्सपीरियंस, अपना एक कॉन्सेप्ट या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। फिर हम लोगों ने क्या कहा कि हर इंसान जो है वो इंडिविजुअली डिफरेंट है, ठीक है। हमारी जो लर्निंग की थ्योरीज बताती हैं इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, हमें वो कहती हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में कि हमारे जो है वो ग्रुप इंडिविजुअल जो हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं। किस किस बेस पे, फिजिकल बेस पे डिफरेंट हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल बेस पे डिफरेंस हो सकते हैं, ग्रुप की बेस पे डिफरेंट हो सकते हैं, इंडिविजुअली आपस में उनका जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, एक्सेप्शनैलिटीज भी होती हैं कुछ में। अच्छा, फिर हमने जब बात की कि इंडिविजुअल जो हैं वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं आपस में, फिर हम कहेंगे सबसे पहले हमने मेंटल डिफरेंसेस आ सकते हैं, जेनेटिक्स के डिफरेंस आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग लर्निंग थ्योरी से क्या सीख रहे हैं। अगर हम इस चीज को इंसानों पे अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि जो है इंडिविजुअल्स वो आपस में जेनेटिकली डिफरेंट हो सकते हैं, उनका कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ आई, हाइट, वेट या साइज सब डिफरेंट हो सकता है। फिर दूसरी दफा हम बात करते हैं कि मेंटल डिफरेंसेस, ऑब्वियसली मेंटल या एबिलिटी या कैपेसिटी की बेस पे जो है हम कह देते हैं कि फलां इंसान जो है वो दूसरे से डिफरेंट है। फिर हम कहते हैं कि
یا کسی انسان کی جو ہے کیپیسٹی اس کی زیادہ ہے، ابلٹی زیادہ ہے، تھنکنگ پاور زیادہ ہے، یا پاور آف امیجینیشن زیادہ ہے، پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا اس چیز میں کہ ہاں بھائی ہمارا جو انسان ہے وہ بریلینٹ ہو سکتا ہے، انٹلیکچوئل یعنی ہمارے جو ہے انٹیلیجنس کی ہم نے وہ شفٹ کر دی ہے نا، یہ سب سے پہلے یا تو وہ بریلینٹ ہوگا، یا ایکسیلنٹ ہوگا، یا مورون ہوگا، امبیسائل ہوگا، یا بارڈر لائن پہ ہوگا، جسے ہم عام زبان میں سب سے نالائق یا سب سے لائق ذہین کہتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم نے کہا کہ انڈیویژلز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں اپنی موٹر ایبلٹیز کی صورت میں، وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں اپنی اچیومنٹ کی صورت میں، کہ جیسے آپ لوگوں کے کلاس میں سب بچے جو ہیں وہ ایک سی جی پی کے نہیں ہوں گے، کوئی بچہ ہوگا جس کا سی جی پی 2 ہوگا، کسی کا 3 ہوگا، کسی کا 3.58 3.78 یا 3.8 یا 3.9 تک جائے گا، یا کسی کا 4 ہوگا۔ تو اسی طرح ہم کہہ دیتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اپنی اچیومنٹ کی، یا انڈیویژل جو ہیں وہ اپنی اچیومنٹ کی بیس پہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم نے کہا کہ ایموشنل ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں انڈیویژل کے اندر جو ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کہہ دیا کہ انٹریکشن یا ایپٹیٹیوڈ، انٹرسٹ یا ایپٹیٹیوڈ کی بیس پہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں اوبویسلی۔ کوئی بچہ ہے اس کا انٹرسٹ اسپورٹس کی طرف زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بچہ ہے اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ ہماری کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسے کوئی سیمینار ہے یا کانفرنس ہے، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا زیادہ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، ڈفرینٹ ہے نا ہم لوگ، یا ہمارے ڈفرینٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں، ہمارا ایپٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہمارے بلیفس آپس میں نہیں ملتے، ہر انسان، ہر انڈیویژل جو ہے وہ اپنا اوپینین رکھتا ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ انسان جو ہیں، انڈیویژل جو ہیں وہ ڈفرینٹ، ان کا لرننگ میں بھی آ جاتا ہے کہ وہ کس طرح سوشلی کس طرح سیکھ رہے ہیں، یا ان کی مورل ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے، یا وہ ٹیکنالوجی کا کتنا یوز کرتے ہیں، کوگنیٹیو اچیومنٹ ان کی کیسی ہے۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں کہ گروپ کی صورت میں انڈیویژلس کیسے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ سوشیو اکنامک بیس پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس ہے ہر ایک کا۔ جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں فلاں آدمی جو ہے وہ ریچ ہے، فلاں جو ہے وہ تھوڑا پور ہے، فلاں جو ہے وہ ایوریج میں آتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں نے کہہ دیا کہ ایتھنک یا ایتھنیسٹی کی بیس پہ ہم نے کہہ دیا، یعنی نسلی تضادات جسے ہم کہتے ہیں، کہ کوئی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی فلاں جو ہے وہ مسلمان ہے، فلاں عیسائی ہے، فلاں، مطلب ہم لوگوں نے ان کو ایتھنک کی بیس پہ ڈفرینٹ کر دیا۔ پھر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ریس کی بیس پہ ریشیل ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے کہہ دیا کہ کمیونیکیشن کی بیس پہ جو ہیں وہ گروپ ڈفرینسز ہم بات کر رہے ہیں نا۔ پھر ہم نے کہا کہ کچھ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے۔ اچھا، پھر ہم لوگوں نے یہ بات کی کہ جو ٹائم اورینٹیشن کی بیس پہ ڈفرینٹ ہوں گے، ان کا ہیلتھ کیئر کی بیس پہ ڈفرینٹ ہوں گے، ٹیچر ایکسپیکٹیشن کی بیس پہ ڈفرینٹ ہوں گے، یا ٹیچر جو ہیں وہ ڈفرینٹ سورسز یوز کرتے ہیں، اس میں ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں۔ پھر ہم لوگ جب بات کرتے ہیں اوور آل اس کو سم اپ کرنے کے لیے کہ انڈیویژل ڈفرینسز کو ہم کس کس طرح سے انکلوڈ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں انڈیویژل جو ہیں ٹیمپرامنٹ کی بیس پہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ایبیلٹی کی بیس پہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، کوگنیشن یا کوگنیٹیو سٹائلز کی بیس پہ ڈفرینس ہو سکتے ہیں، لرننگ پریفرنس کیا ہے ان کی، یعنی ہم لوگ عام مثال لرننگ پریفرنس کی یہ دیتے ہیں کہ کوئی بچہ ہے وہ کتنی پریفرنس دیتا ہے کس طرح کی لرننگ کو۔ کچھ بچے ہیں جو آرٹس کی طرف زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، یا کچھ ہیں جو سائنس کی طرف زیادہ، یا سائنس کے ایکسپیریمنٹ ان کو زیادہ وہ ان کو اچھے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس کی بیس پہ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، جس کو ہم نے آگے سے 3 طرح کی ڈائمینشنس میں ڈفرینٹ کر دیا، ڈفرینشیٹ کر دیا۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ انالیٹیکل ڈائمینشن کی صورت میں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، یعنی ان کا انالیسس ان کا زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، یا کوئی بچے جو ہیں وہ انٹیلیجنس میں کریٹیو زیادہ ہو سکتے ہیں، یا کچھ بچے جو ہیں وہ پریکٹیکل زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر بچہ جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ رکھتا ہے کہ وہ کس طرح کی بیس پہ وہ زیادہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، یا کس طرح سے اس کے ڈفرینسز زیادہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے آئی تھنک ساری چیزیں لرننگ تھیریز کے اندر ساری ڈسکس کر لی ہوئی ہیں۔ اب ہم لوگ جو ہیں اس چیپٹر کے آؤٹ لائن کی طرف آتے ہیں۔ تو پھر ہم نے بات کی کہ لرننگ پروسیس کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لرننگ پروسیس میں ہم لوگوں نے 6 کمپوننٹس جو تھے وہ کیے تھے،
کہ جس کے اندر ہماری اٹینشن ہوتی ہے، ہماری میموری ہوتی ہے، ہماری لینگویج ہوتی ہے، پروسیس اینڈ آرگنائزیشن ہوتی ہے، گرافو موٹر یا رائٹنگ اسکل جسے کہتے ہیں، یا ہائر آرڈر تھنکنگ کیا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے لرننگ پروسیس کے اندر ڈسکس کی ہیں کہ ہاں بھائی لرننگ پروسیس جو ہے اس میں یہ چیزیں ہمارے بیسک کمپوننٹس ہیں یا انٹریکٹیو کمپوننٹس ہیں ہماری لرننگ پروسیس کے لیے. پھر ہم لوگوں نے کہا کہ یہ پروسیس جو ہیں وہ نہ صرف انٹریکٹ کرتے ہیں آپس میں، بلکہ ہم نے کہا کہ ان سب پروسیس کے تھرو ہم لوگ اپنے ایموشنس کو، اپنے کلاس روم کلائمیٹ کو، اپنے بیہیویئر کو، اپنی سوشل سکلز کو، ٹیچرز کو اور فیملی کو، ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں کسی بھی لرننگ پروسیس میں. ٹھیک ہو گیا؟ اس سب چیزوں کو ہم لوگوں نے گو تھرو کر لیا ہوا ہے. اب ہم لوگ جاتے ہیں ڈسکشن کی طرف. اچھا اگر کسی بچے کا کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہو اب.